शालिनी गुस्से में अपने पति राहुल को एक थप्पड़ मारती है और कहती है। फ्लैशबैक। शालिनी बहुत ही सुंदर लड़की थी। कॉलेज का हर लड़का उसका दीवाना था, लेकिन शालिनी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। बस सारा दिन अपनी खूबसूरती को निखारने में समय लगाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह शालिनी की दोस्त अंकिता का फोन आता है और अंकिता शालिनी से कहती है। अरे शालिनी, कब तक तैयार होगी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कॉलेज नहीं जाना क्या? तुझे तो पता है ना कि अभी वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा है। कॉलेज में आए दिन किसी न किसी की लव स्टोरी सुनने को मिल रही है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि कोई मुझे प्रपोज कर दे, फिर मेरी भी सेटिंग हो जाए। सही में तुझे इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि तेरा दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, और जब तक तुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिल जाएगा ना, तब तक तू ठीक नहीं होगी। लेकिन अब क्या करे, कॉलेज में जितने भी लड़के हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो सारे लड़के तो तुझ पे मरते हैं। अब जब इतनी सुंदर लड़की होगी तो कोई हमें क्यों ही पूछेगा। हाँ, तो मेरा नाम ना शालिनी है। मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। जब तक मुझे सच में किसी से प्यार नहीं होगा, तब तक मैं किसी को हाँ नहीं करूंगी। और इसमें कोई गलत नहीं है। मुझे ना किसी के साथ टाइम पास नहीं करना। मुझे सच में किसी से प्यार होगा तो मैं शादी करूंगी। हाँ, तेरा कहना भी सही है, लेकिन आजकल के टाइम पे कौन शादी करता है? कौन क्या करता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा पार्टनर ऐसा मिले जो मुझसे बहुत प्यार करे और सच्चा हो। अच्छा, अब जल्दी कर, लेट हो रहा है। इस तरह से अंकिता और शालिनी दोनों कॉलेज जाती है। कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वो बहुत ही भाई साहब टाइप का था। कॉलेज के सभी लोगों से दूर रहते थे, लेकिन मोहन के दिल में शालिनी को देखकर प्यार की घंटियां बजने लगी थी। लेकिन वो शालिनी को अपने दिल की बात कहने से डरता था। लेकिन वैलेंटाइंस डे पर मोहन बहुत ही ज्यादा हिम्मत जुटाकर पूरे कॉलेज के सामने घुटनों के बल बैठकर फूलों को बुके लिए शालिनी को प्रपोज करते हुए कहता है। शालिनी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितना सुंदर और स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन सच बताऊँ, मैं दिल से तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। और इस पूरे कॉलेज के सामने मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। शक्ल देखी है तुमने अपनी, और मुझसे प्यार कर बैठे। अरे इस कॉलेज में सभी लोग मेरे दीवाने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से भी शादी कर लूं, प्यार कर लूं या किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। देखो, मैं तुमसे प्यार तो क्या, बात करना पसंद नहीं करूंगी। अपनी शक्ल देख कर आओ पहले। हाँ? प्लीज भगवान के लिए मेरे प्यार का ऐसे मजाक मत बनाओ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के प्यार का मजाक बनाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देख, मुझे मत सिखा क्या अच्छा है क्या बुरा। इस कॉलेज में ना तेरे से ज्यादा हैंडसम लड़के मेरे पीछे पागल हैं, लेकिन मैं उन्हें घास तक नहीं डालती, तो तू तो कुछ भी नहीं है। कॉलेज के सारे लोग मोहन पर हंसने लग जाते हैं। मोहन को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और यूं ही एक साल निकल जाते हैं। एक साल बाद शालिनी के फोन पर उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक राहुल नाम के लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। राहुल दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और डैशिंग था। पहली बार शालिनी को कोई लड़का अच्छा लगा था। राहुल की प्रोफाइल देखने के बाद शालिनी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों आए दिन चैट किया करते। धीरे धीरे अब दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अब दोनों कॉल पर बातें करते हैं। वैसे तुम बहुत लकी हो, क्योंकि मैंने न जाने कितने लोगों को मना किया है, और एक तुम हो जिससे मैंने फ्रेंडशिप के लिए हाँ की है, वरना मैं तो किसी को दोस्त भी नहीं बनाती। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ। वैसे सच बताऊं तो बिना मिले ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जिसे देखकर ना मुझे पॉजिटिव वाइब आए। और सच बताऊं तो तुम्हें देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। वैसे मुझे तुमसे मिलना है और तुमसे ना अपने दिल की बात कहनी है। इस तरह से शालिनी और राहुल एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और कुछ ही समय बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करके दोनों एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। शादी की पहली रात शालिनी अच्छे से तैयार होकर राहुल का इंतजार कर रही होती है। काफी देर हो जाता है, लेकिन राहुल उसके पास नहीं आता। शालिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या राहुल कहाँ गया। वह राहुल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है।
तभी शालिनी घर के एक कमरे में जाती है जहाँ राहुल साड़ी पहने, माथे पर बिंदी लगाए और ताली बजाते हुए शालिनी से कहता है, और मेरी धर्म पत्नी ये है तुम्हारी हकीकत। मैं हूँ एक किन्नर और तुम्हारी शादी हुई है मुझसे। ये क्या मजाक है? इतना गंदा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन हो तुम? अरे मैं राहुल हूँ और मैं किन्नर हूँ। आज मैंने अपना बदला पूरा किया। कैसा बदला? और ये सब क्या है? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी तुमने? फ्लैशबैक आउट। शालिनी मोहन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। मोहन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब पूरे कॉलेज में सभी लोग मोहन का मजाक बनाने लगते हैं। मोहन धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। अब वो कॉलेज आना बंद कर देता है। अभी उसका छोटा भाई राहुल मोहन से पूछता है, भैया आखिर क्या हो गया? आपको मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से, आप परेशान हैं। मोहन राहुल को अपनी सारी बात बताता है, जिसके बाद राहुल को बहुत बुरा फील होता है। दरअसल राहुल और मोहन दोनों भाई थे। राहुल एक किन्नर था, जिस कारण उसने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बचपन में ही छोड़ दी थी और वो घर पर ही रहा करता था। जब उसे पता चलता है कि मोहन के साथ ऐसा हुआ है तो उसे बहुत बुरा लगता है और मोहन इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेता है। राहुल ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ठान लेता है कि वो शालिनी से इसका बदला लेकर रहेगा। राहुल खुद का मेकओवर करवाकर अपने आप को एक बड़ा ही स्मार्ट और डैशिंग लड़के में बदल लेता है, जिसके बाद वो शालिनी को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। फ्लैशबैक आउट। ये की सच्चाई, जब तुम्हें किसी की प्यार की कदर नहीं है तो तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया। अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं था तो तुम उसे सीधे तरीके से मना भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती की और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। शालिनी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन राहुल ने जो किया वो बहुत गलत था। एक गलत तरीके से किसी को उसकी गलती का एहसास दिलाना भी एक गलत काम ही होता है। शालिनी राहुल के खिलाफ कंप्लेंट करवा देती है, जिसके बाद पुलिस धोखाधड़ी के केस में राहुल को गिरफ्तार कर लेती है और उसे सलाखों के पीछे डाल दी। तनु एक मिडिल क्लास लड़की थी जो अपने पति रवि के साथ रहा करती थी। ऐसे तो रवि उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर रवि जब भी बाहर जाता और किसी सुंदर लड़की को देखता तो उसका मन डोल जाता। तनु अपने पति की इस आदत से अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए वो रवि पर नजर रखा करती थी। ऐसे ही एक रोज रवि घर आता है और खाना खाने के बाद रात को कमरे से बाहर निकलकर किसी से हंस कर बातें करने लगता है। अरे यार, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आती है, पर क्या करूं, काम ही इतना है कि फुर्सत नहीं मिलती। ऊपर से तनु हमेशा मुझ पर शक करती है कि मुझे बाहर कोई सुंदर लड़की नजर आ जाएगी तो मैं उस पर फिदा हो जाऊंगा। रवि को देर रात तक फोन पर किसी से बात करता देख तनु को शक होता है और वो रवि के हाथ से फोन छीन लेती है। इतनी रात को आप बाहर आकर किससे बात कर रहे हैं, वो भी इतना हंस हंस कर? अरे यार तनु, तुम फिर से मुझ पर शक करने लगी। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें लेकर कल उसके घर आऊं, पर मैंने उससे कह दिया कि मेरे पास अभी समय नहीं है। ये आपका नया दोस्त कौन सा पैदा हो गया जो आपको और मुझे अपने घर बुला रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। इतना बोलकर अब तनु रवि के उस दोस्त से बात करती है। बात करने के बाद तनु रवि का फोन अपने पास रख लेती है और उसका फोन चेक करने लगती है, पर उसे रवि के फोन में ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि रवि का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब तनु रवि के साथ मार्केट जाती है तब रवि की टक्कर एक बहुत ही सुंदर लड़की से होती है। उस लड़की को देखकर रवि उस पर फिदा हो जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। मैडम, लगता है आपका ध्यान कहीं और है, शायद आप किसी के ख्यालों में डूबी हुई हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस आपको देखा नहीं। वैसे थैंक्स, आपने मुझे गिरने से बचाया। अरे मैडम, ये तो हमारा फर्ज था, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? सही कह रहे हैं रवि, अब आप जा सकती हैं। और रवि, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है? उन्हें पहले इतना लेट हो रहा है, तुम उन्हें क्यों अपनी बार बार बातों में फंसा रहे हो? अब लड़की तो वहाँ से चली जाती है, पर तनु रवि की अच्छे से खबर लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और तनु को पता चलता है कि वो गर्भवती है।
गर्भवती होने के बाद डॉक्टर तनु को साफ साफ कह देते हैं कि 3 महीने तक तनु घर का कोई काम ना करे और अपने होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखे। तनु की प्रेगनेंसी सुनकर रवि भी बहुत खुश होता है और घर आकर रवि तनु से कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तनु कि मैं बहुत जल्द पापा बनने वाला हूँ। खैर, अब मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है और बहुत सारे पैसे भी बचाने हैं ताकि उन पैसों से मैं अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बना सकूं। पैसे तो आप तब बचा पाएंगे ना जब आप मुंह मारना बंद करेंगे। तनु, मैं मानता हूँ कि सुंदर लड़कियों को देखकर मैं कुछ समय के लिए भटक जाता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? शायद मुझे अभी तुमसे किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करनी। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि घर में एक नौकरानी रख लूं। नौकरानी तो इस घर में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुम्हारा चक्कर नौकरानी से ही चल पड़े। अगर तुम्हारी यही सोच है तनु, तो तुम खुद घर का काम करो, पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। इतना कहकर रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और तनु को भी एहसास हो जाता है कि ऐसे वक्त में उसके साथ किसी का होना बहुत जरूरी है और इसलिए वो अपनी बहन रजनी को घर बुलाती है। अच्छा, तो तुमने पैसे बचाने के लिए साली साहिबा को बुला लिया। देखो साली साहिबा, तुम्हारी बहन तुम्हें नौकरानी बनाना चाहती है, जबकि मैंने तुम्हारी बहन से कहा भी था कि एक नौकरानी रख लेते हैं। वैसे मैंने पैसे बचाने के लिए तो नौकरानी रखने से मना नहीं किया था, पर अगर आपको यही लगता है तो आप एक काम क्यों नहीं करते? जो पैसे नौकरानी को देने थे वो पैसे मुझे दे दीजिए, आगे चलकर काम ही आएंगे। तनु को अपनी बहन पर पूरा भरोसा था कि वो उसके पति के जैसी बिल्कुल नहीं है, तो वहीं रवि भी खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। पर एक रात जब तनु की तबीयत खराब होती है तो रवि और रजनी सो नहीं पाते। तनु को बार बार उल्टियां हो रही होती है, इसलिए रजनी और रवि किचन में जाकर तनु के लिए काढ़ा और नींबू पानी बनाने लगते हैं। इसी बीच तनु किचन में जाती है, जहां वो अपने पति और बहन को एक साथ देखती है। अपने पति और बहन को एक साथ देखकर तनु अपने पति पर शक करने लगती है और रवि से कहती है, रवि, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? क्या चलेगा मेरे और जीजू के बीच? आपको उल्टियाँ हो रही थी और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं और जीजू किचन में गए। जीजू को काढ़ा बनाना नहीं आता था और मैं उन्हें बता रही थी कि काढ़ा कैसे बनाते हैं। खैर, मैंने आपके लिए नींबू पानी बनाया है। चलिए, सारी बातें भूल कर नींबू पानी पी लीजिए। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है मेरी बहन कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे तेरी बहन को ठेस पहुंचे, पर मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं है। इसके लिए तो सिर्फ एक लड़की होनी चाहिए, इसीलिए आप मेरी बहन से दूर रहना। तनु की ये बात सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब तनु हॉस्पिटल के लिए घर से निकलती है तो वहीं दूसरी ओर रवि भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और तभी रजनी रवि के कमरे में जाती है और उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद रजनी रवि के ऊपर बिस्तर पर गिर जाती है और तभी वहाँ पर तनु आ जाती है। तनु अपनी बहन और पति को एक साथ देखकर उन दोनों पर भड़क उठती है। तू भी अपने जीजू के साथ मिली हुई है? आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर तू मेरी सौतन क्यों बनना चाहती है? आखिर तुझे अपने जीजा में ऐसा क्या नजर आया जो तू मेरी सौतन बनने को भी तैयार हो गई और ऐसी गिरे हुई हरकत की? छी! दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मेरे और जीजू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। माना कि चीजें थोड़ी सी अजीब है, पर सच में जब से यहाँ आई हूँ तब से जीजू ने मुझे उस नजरिए से कभी नहीं देखा। और मैं आपकी सौतन क्यों बनूंगी, जबकि मैं तो क्या? झूठ मत बोलना रजनी, मैंने अपनी आंखों से देखा है आप दोनों को जब एक साथ रहना है तो मैं क्या करूंगी इस घर में रहकर। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी रिपोर्ट घर पर ही भूल गई। अगर आज मैं अपनी रिपोर्ट घर पर ना भूली होती तो तुम दोनों को इस तरह रंगे हाथों पकड़ ही ना पाती। और रवि जी, अब आप कभी नहीं सुधरने वाले, इसीलिए मुझे आपके साथ नहीं रहना। इतना बोलकर तनु घर छोड़कर चली जाती है। तनु के जाने के बाद रवि तनु को बहुत मनाता है, पर तनु रवि की किसी भी बात का यकीन नहीं करती। जिसके बाद रजनी अमित नाम के लड़के से शादी करके घर आती है और तनु से कहती है,
दीदी अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मैं आपकी सौतन बनना नहीं चाहती। मैं तो अमित से प्यार करती हूँ और आपको मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी अमित कोई काम नहीं करता और अभी अमित के घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। जब मैंने अमित को ये सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली ताकि आपको अपने पति और अपनी बहन पर यकीन हो। सच्चाई पता चलने के बाद तन्नू को विश्वास हो जाता है कि अब उसका पति सुधर चुका है और उसकी बहन आज भी सिर्फ उसकी खुशियाँ चाहती है, ना कि उसकी सौतन बनना चाहती है। जिसके बाद तन्नू अपने पति के साथ रहने लगती है और रजनी अमित के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। और कुछ महीनों बाद तन्नू एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद तन्नू की खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। शेखर आज बहुत खुश था। आखिर उसकी गर्लफ्रेंड बिंदिता ने उसके प्रपोज को जो स्वीकार कर लिया था। अब शेखर खुशी खुशी अपने घर जाता है। माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपको बताया था ना, एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बस मुझे उसकी हाँ बोलने की देरी है। आपको पता है, उसने आज मुझे हाँ कर दिया। अरे बेटा, पिछले 1 महीने से तू मुझे बस यही बता रहा है कि माँ एक लड़की है, लेकिन तूने अब तक मुझे उस लड़की का ना ही नाम बताया है और ना ही उसकी जात बताई है कि आखिर वो कौन है, क्या करती है वो लड़की। माँ, उस लड़की का नाम बोंदिता है। मैं और वो कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। क्या? बोंदिता? इसका मतलब कि वो लड़की एक बंगालन है, तू उसी से प्यार करता है? हाँ माँ, आपकी होने वाली बहू बंगालन है। कल शाम को मैं और आप बोंदिता से मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं। तो प्लीज अब आप ये मत कहना कि आप बोंदिता को अपने घर की बहू नहीं बनाओगी क्योंकि वो बंगालन है। अरे बेटा, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझ बुढ़िया की अब क्या ही चलेगी। जिसमें तू खुश है ना, तू उसी से शादी कर ले। मैं तेरी उस बंगालन से मिलने के लिए तैयार हूँ। अब शेखर की खुशी दुगनी हो जाती है और शेखर अगले दिन होने का इंतजार करता है। अगली शाम को शेखर अपनी माँ फाल्गुनी के साथ बिंदिता के घर जाता है, जहाँ बिंदिता बिरयानी फिश, करी फ्राई चावल और फ्राई मछली बना रही थी। अब जैसे ही फाल्गुनी खाने की टेबल पर बैठती है और खाने में सिर्फ मछलियाँ देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरे सामने मांस मच्छी। की भालो आंटी। हे भगवान, इस बंगालन ने तो मेरी बहू बनने से पहले ही मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। शेखर, अमी की भुला कारा लामा ये तरा माँ इतर गे अच्छे। क्या क्या बोला इस बंगालन ने? एक तो इस बंगालन ने मुझे मांस मच्छी खाने को दिया और ऊपर से मुझसे जुबान भी लड़ा रही है, वो भी बंगाली में। मुझे भी बंगाली आती है, ठीक है ना? इसीलिए मुझसे जुबान लड़ाने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। आंटी, अमी तोमर साथे यू कराची ना, अमी सुधो हमारा भूला कच्ची। मेरा मतलब है आंटी, मैं आपसे लड़ नहीं रही, मैं आपसे अपनी गलती पूछ रही हूँ कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रही हैं। ये मछली खिलाकर तू क्या कह रही है कि तेरी गलती क्या है? अरे बंगालन कहीं की, मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। पर आंटी, मछली खाने से तो दिमाग तेज होता है। अगर आपने भी मछली खाई होती तो आज आप भी बहुत तेज होती। ये मछली ना खाने का नतीजा है जो आज आप खाने का अपमान कर रही हो। साथ ही साथ आप अपना भी अपमान करवा रही हो आंटी। बिंदिता की ये बात सुनकर फाल्गुनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपना पैर पटकते हुए अपने बेटे को खींचकर घर ले जाती है, जहाँ शेखर अपनी माँ का गुस्सा शांत होने का इंतजार कर रहा होता है। अगली सुबह जब शेखर देखता है कि उसकी माँ का गुस्सा शांत है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, कल रात की सारी बातें भूल जाओ ना। वैसे भी आपने कौन सी मछली खाई थी? बोंदिता को नहीं पता था कि आप मांस मच्छी नहीं खाती हो, इसलिए उसने आपके सामने मांस मच्छी रख दी। अगर उसे पता होता तो वो आपके लिए मांस मच्छी नहीं रखती। मांस मच्छी के लिए तो फिर भी मैं एक पल के लिए माफ कर देती बेटा, लेकिन ये जो बंगाली होते हैं ना, ये टोना टोटका जादू टोना ये सब करते हैं और ये बहुत बुरे होते हैं। इस लड़की ने मुझसे जिस तरह से बात की है ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले तू भी, अगर तूने उस लड़की से बात की तुझे मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। इतना बोलकर फाल्गुनी अपने बेटे के सामने जाकर लेट जाती है और उससे कहती है, देख शेखर बेटा, अगर तू अभी भी उस बंगालन को चाहता है और उससे मिलने के बारे में सोच रहा है तो ये रही मैं और मुझे लांघकर तू चला जा।
फाल्गुनी के इतना कहते ही शेखर अपना ऑफिस का बैग उठाता है और अपनी माँ को लांग कर चला जाता है। अब फाल्गुनी जल्दी से उठती है और अपने बेटे से कहती है, जब मेरा बेटा मेरा ही नहीं रहा तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद रखूं। अब तक मैं मरी भी नहीं और ये नालायक कमबख्त कहीं का मेरी लाश से होकर गुजर के चला गया, वो भी उस बंगालन के लिए। माँ, अपना ये मेलोड्रामा बंद करो। आप भी बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप हमेशा यही नाटक करती हो। इतना बोलकर शेखर ऑफिस के लिए चला जाता है। शेखर के जाने के बाद फाल्गुनी अपने झूठे आंसू पोंछकर टीवी चलाने लगती है और खुद से कहती है, चलो उस बंगालन से तो पीछा छूटा, अब मैं अपने बेटे की शादी बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की से करवाऊंगी। इस तरह से फाल्गुनी अपने बेटे की शादी की बात चला देती है। पर शेखर बिंदिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो शादी के लिए मना कर देता है। शेखर बेटा, तुझे ये बंगालन इतनी पसंद है कि तू उसके लिए अपनी माँ की बात को ठुकरा रहा है। ठीक है, अगर तुझे उस बंगालन के साथ रहना है ना, तो मेरा इस घर में क्या काम। मैं जा रही हूँ मरने के लिए, फिर मेरे मरने के बाद तुझे जिससे शादी करनी है उससे कर लेना। माँ, बस भी करो अपना ड्रामा। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप मरने वालों में से नहीं हो, मारने वालों में से हो। शेखर बोल ही रहा होता है कि तभी फाल्गुनी मिट्टी तेल और माचिस ले आती है और अपने ऊपर मिट्टी तेल डालने लगती है। ये सब देखकर शेखर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपनी माँ की सारी शर्तें मान जाता है। बहुत जल्द फाल्गुनी अपने बेटे शेखर की शादी अनुष्का से करवा देती है। अनुष्का एक बहुत ही भोली और शरीफ लड़की थी जो शेखर का प्यार पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ किया करती थी। पर शादी होने के 6 महीने बाद भी शेखर अपनी बीवी को नहीं अपना पाता और एक दिन, शेखर जी, देखिए ना किस तरह से हमारी शादी को 6 महीने बीत गए और हम दोनों आज तक साथ में कहीं बाहर भी नहीं गए। आज आप मुझे कहीं बाहर ले चलिए ना। अनुष्का, तुम्हारा सिर्फ नाम अनुष्का शर्मा है, तुम अनुष्का शर्मा नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा विराट कोहली। तो प्लीज मुझसे ऐसी फालतू की उम्मीद मत रखा करो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता और वैसे भी मैं ऑफिस से आने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, तो मुझे आराम करने दो। इस तरह से शेखर बेचारी अनुष्का को डांट कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शेखर की बेरुखी देखकर अब अनुष्का से बर्दाश्त नहीं होता और एक दिन जब शेखर ऑफिस से घर आता है तो उसकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान होते हैं। शेखर जी, क्या आपकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है? ये कैसा बेतुका सवाल है? तुम्हें मुझ पर शक है क्या? नहीं शेखर जी, मुझे तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पर आपकी शर्ट पर लगे ये लिपस्टिक के निशान चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई और है। लिपस्टिक के निशान क्या चीख चीख के कह रही है वो मैं नहीं जानता, पर मेरी माँ, तुम आराम से बोलो। अगर मेरी माँ ने सुन लिया तो वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले वालों को जगा देगी। और ये निशान तुम भूल गई क्या कि मैं कॉस्मेटिक का सामान बेचता हूँ? उसी लिपस्टिक के निशान है। माफ करना शेखर जी, मैं तो जानती थी कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, पर इन लिपस्टिक के निशान ने एक पल के लिए मेरे देवता को राक्षस बना दिया था। इतना कहकर अनुष्का शेखर के गले लगने लगती है, पर शेखर उसे खुद से दूर कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अनुष्का पार्लर में मेकअप करवाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि रास्ते में शेखर किसी अनजान लड़की से गले मिल रहा है। ये देखकर अनुष्का जल्दी से अपने पति की उस लड़की के साथ एक फोटो खींच लेती है और घर आकर वो फोटो अपनी सास को दिखाती है। रात को जब शेखर घर आता है तो फाल्गुनी शेखर से कहती है, शेखर बेटा, तू अब तक उस बंगालन को नहीं छोड़ा ना? तू अभी तक उससे मिलता है ना? हाँ माँ, मैं आज भी बौंदिता से मिलता हूँ क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मेरी बौंदिता और अनुष्का एक दूसरे की सौतन सिर्फ आपकी वजह से बनी है। अगर आपने मेरी शादी बौंदिता से करवा दी होती तो आज अनुष्का की सौतन बौंदिता और बौंदिता की सौतन अनुष्का ना होती। अब अनुष्का अपने पति और सास की सारी बातें सुन लेती है। ये बातें सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनुष्का बिंदिता को अपने घर ले आती है, जिसके बाद अनुष्का खुद शेखर और बिंदिता की जिंदगी से निकल जाती है। अब ना चाहते हुए भी फाल्गुनी को अपनी बंगालन बहू को अपनाना पड़ता है।